आज के क्लास में हम लोग रैखिक प्रोग्रामर शुरू करने वाले, लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू करने वाले हैं। तो रैखिक प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या पढ़ना रहता है? तो रैखिक प्रोग्रामिंग में हम लोग कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि जिससे हम लोग या तो मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट हो सके। जिससे हम लोग मिनिमम या मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, उसके लिए हम लोग कौन सा कंडीशन लगाएंगे कि जिससे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट हो सके, उसी को हम लोग रैखिक प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। इसमें दो प्रश्नावली है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है पहला प्रश्नावली का क्वेश्चन, हम लोग वही उसी क्वेश्चन को करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग उदाहरण पर चर्चा करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, और इस समस्या का कैसे हम लोग निवारण करेंगे उसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है, इसको हम पहले ले लेते हैं। ये चीजें सब कोई पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है। इसको एक समस्या को लिया गया है, इस समस्या को सुलझाना है। ये एक समस्या है और इस समस्या को सुलझाना है। एक फर्नीचर व्यापारी है। फर्नीचर मतलब व्यापारी मतलब क्या है? बेचने वाला। ठीक है, फर्नीचर बेचने वाला दो वस्तुओं जैसे मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है। तो किसका व्यवसाय करता है? वो क्या चीज बेचता है? तो मेज और कुर्सी बेचता है। निवेश के लिए उसके पास, मतलब इसमें पैसा लगाने के लिए, मेज और कुर्सी उसको खरीदने के लिए उसके पास कितना रुपए है? 50,000 रुपया है। और रखने के लिए केवल उसके पास 60 ही वस्तु रख सकता है। कितना कुल वस्तु रख सकता है? कुल वस्तु वो 60 रख सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको मेज और कुर्सी खरीदना है, उसके पास टोटल 50,000 रुपया है और 60 वस्तु ही रख सकता है मेज और कुर्सी को मिलाकर। एक मेज पर उसे कितना रुपए का लाभ होता है? तो 2500 रुपए का। एक कुर्सी पर 500 रुपए की लागत, सॉरी लागत का बात हो रहा है, लाभ का नहीं। तो अगर एक मेज खरीदता है तो 2500 रुपए का होता है, और एक कुर्सी खरीदता है तो 500 रुपए का होता है। अगर एक कुर्सी वो खरीदता है तो 500 रुपए का होता है। ठीक है, वह अनुमान लगाता है कि एक मेज को अगर बेचता है तो 250 रुपए का लाभ होता है। अगर एक कुर्सी बेचता है तो 75 रुपए का लाभ हो सकता है। तो मान लीजिए कि वह सभी वस्तुओं को बेच सकता है जिनको जिसको कि वह खरीदता है, मतलब जितना भी खरीदता है वो सभी को बेच लेता है। तब वह मानना चाहता है कि कितनी मेज और कितनी कुर्सियों को खरीदना चाहिए ताकि उसको निवेश राशि पर जो लाभ हो वो अधिकतम हो। तो हम बोला है ना कि जो लाभ हो वो क्या हो? अधिकतम हो। तो जो निवेश राशि है उस पर जो लाभ होगा वो क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। अब ऐसा सोचते रह जाएंगे, कितना कुर्सी खरीदे, कितना मेज खरीदे। अगर कोई इंसान ये बोलेगा कि 60 के 60 इस पर लाभ देखकर कि अगर मेज पर ज्यादा लाभ है, कोई बोलेगा कि मेज पर ज्यादा लाभ है, तो बोलेगा 60 काहे नहीं खरीद लेते? 60 को वस्तु खरीदना तो 60 को मेज ही खरीद लेते हैं। अगर 60 को मेज खरीदेंगे तो समझना है यहाँ पे, अगर 60 को मेज खरीदेंगे तो एक मेज का कीमत कितना है? 25,000 है। 60 को मेज खरीदा पाएगा क्या 50,000 रुपया में? है कितना? सॉरी 2500 रुपया है, मतलब 2,500, और 85,000 रुपया है। तो 60 को मेज खरीद पाएगा क्या? 60 को मेज नहीं खरीद पाएगा। डायरेक्ट 60 में नहीं खरीद, इसलिए कि एक का दाम है 2500 और 60 का निकालेंगे तो 2500 गुने कितना? 60 करेंगे तो ये बहुत होगा। 25 छः कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और इस पर 3 जीरो और आ जाएगा तो ये 1,50,000 रुपया हो जाएगा, जो कि मेरे पास पैसा कितना है? सिर्फ 85,000 रुपया है। इस तरह से हम लोग 60 गो में एक बार में नहीं खरीद सकते। अब ऐसे तो दिमाग लगाते हैं ना, 40 खरीद ले मेज या कुर्सी खरीद ले 20 गो, तो 60 गो हो जाएगा। ऐसे दिमाग न लगाकर ये सबको नोट डाउन करना है। कहाँ तक? एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ तक तो, और यहाँ पर लिखाना है कि उसका सकल लाभ अधिकतम हो। क्या क्या देखना है कि उसका सकल लाभ क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। तो सबसे पहले ये लिखने के बाद, इसलिए कि इससे समझ में आने वाला है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें मान लेना है कि माना कि हम ये मान के चलते हैं कि माना कि जो मेज है
ठीक है। मेजों की संख्या, माना कि मेजों की संख्या x तथा माना कि मेजों की संख्या x तथा कुर्सियों की संख्या y है। दोनों को मान लिए कुर्सियों की संख्या y है। हमको अधिकतम क्या करना है, तो अधिकतम लाभ निकालना है। हमको क्या करना है, अधिकतम लाभ चाहिए। अधिकतम लाभ के लिए हमको अधिकतम लाभ चाहिए, तो अधिकतम लाभ के लिए तो हम लोग लिखेंगे लाभ वाला जो फलन बनाएंगे, अधिकतम लाभ, तो उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लाभ आएगा, लाभ जो आएगा, तो लाभ कैसे निकलेगा, तो एक मेज का, मेजों की संख्या x मान है और एक मेज पर कितना लाभ हो रहा है, 250 रुपए, तो x मेज पर लाभ कितना होगा, 250 इंटू x हो जाएगा। वैसे ही एक कुर्सी पर 75 रुपए का लाभ हो रहा है, तो y कुर्सी पर लाभ कितना हो जाएगा, 75 इंटू वाई हो जाएगा। यही कुल दो जोड़ देंगे तो ये टोटल लाभ निकल के आएगा। ये जो समीकरण बना था, यही हम लोग को लाभ निकल के आएगा। क्या आएगा, लाभ निकल के आएगा। ये जो समीकरण बना, इसको हम लोग नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे उद्देश्य फलन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन। हम लोग को यही उद्देश्य है कि इसका लाभ हम लोग को अधिकतम निकाले। तो ये क्या है, उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन, ये उद्देश्य फलन है। इस बात को ध्यान में रखना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन कहते हैं, उद्देश्य फलन। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कभी भी निगेटिव हो सकता है। क्या, एक्स और वाई कभी भी निगेटिव, तो संख्या है, संख्या हमेशा क्या होता है, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो इसलिए कंडीशन क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब इसमें ये दोनों का कंडीशन तो समझ में आ गया कि एक्स भी जीरो से बड़ा होगा, वाई भी जीरो से बड़ा होगा। और कंडीशन क्या दिया गया है, और कंडीशन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो बेचा जा रहा है, लागत जो है, लागत दिया हुआ है कि एक का कितना है, 2500 रुपये है। एक का 500 लागत है। एक का 2500 है और एक का 500 लागत है। तो 2500 और 500 लागत अगर देखा जाए, तो एक का अगर 2500 है तो एक्स का कितना हो जाएगा, 25 इंटू एक्स, और एक का 500 है तो कुर्सी की संख्या कितना है, वाई। ये कुल लागत है। अब कुल लागत कितना होना चाहिए, तो कुल लागत हमेशा या तो 50,000 रुपया होना चाहिए। इसलिए पैसा हमारे पास कितना है, 50,000 है, या उससे कम होना चाहिए। पैसा जो है वो 50,000 है तो 50,000 होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है, मेजों और कुर्सियों की संख्या जो है अधिकतम कितना होना चाहिए, 60 ही रख सकते हैं। मतलब 60 से ज़्यादा, मतलब या 60 के बराबर हो या 60 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यही जो चार इनइक्वालिटी दिख रहा है, ये चार इनइक्वालिटी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवरोध के नाम से जानते हैं। चार इनइक्वालिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग व्यवरोध के नाम से जानते हैं। सारा कंडीशन समझ में आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवरोध कहते हैं। तो ये कंडीशन 0 से 12 वाला समझ में आ गया। इसलिए इसकी संख्या है, संख्या हमेशा क्या होता है, 0 से 12 होता है। और जो पैसा है, दोनों का जो लागत है, लागत हमेशा 50,000 या 50,000 से कम ही होना चाहिए। और संख्या भी अधिकतम कितना रख सकते हैं, 60 ही को रख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई का मान 60 के बराबर या 60 से छोटा ही होना चाहिए, उससे 12 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब इस बात को समझना है कि यही हम लोग का फलन आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको ध्यान में रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यवरोध कहते हैं। इसको उद्देश्य फलन कहते हैं। जो हम लोग ज्ञात करना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन के नाम से जानते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी हम लोग समीकरण वगैरह का यूज नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राफीय मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफीय मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें जितना भी इनइक्वालिटी रहता है ना, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जितना भी इनइक्वालिटी रहता है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
चलिए तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। देखिए ये जो दोनों कंडीशन बताता है ये सिर्फ क्या बता रहा है कि जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन क्या बताता है, इसको हमेशा हम लोग छोड़ कर चलेंगे, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिए मतलब ये कंडीशन हम लोग ले लिए, इसलिए कि ये कंडीशन ही बता रहा है कि एक्स और वाई का मान क्या होना चाहिए, 0 से 12 होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि जो ग्राफ होगा, ग्राफ ये एक ही तल पर होगा, तो मतलब सिर्फ एक्स और वाई ही दो ही चर है ना, तो एक्स और वाई होगा, इसमें जेड नहीं आएगा। ठीक, हम सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को दिखाएंगे इसलिए कि हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही काम हो जाएगा। तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। वैसे पहला जो इनइक्वालिटी था, इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले जो इनइक्वालिटी है कितना है, 2500 एक्स प्लस 500 वाई बराबर 50,000 है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कैंसल आउट हो सकता है। 500 अगर कॉमन कर लेते हैं तो 500 से सब में भाग कर देते हैं, तो 500 से इसमें भाग होगा तो ये 5 बार में चला जाएगा, 5x, और ये एक बार में आएगा, और इसमें 500 से भाग होगा। किसी भी पॉजिटिव संख्या से भाग या गुना करने पर पॉजिटिव का डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सिंपल वे में दिखा दिया गया। अब इसको हम आलेखीय विधि से सॉल्व करने वाले, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। 11th क्लास में इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे लोग, कि सबसे पहले जो इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है उसको क्या कर लेना है, 0 के बराबर कर लेना है। इनइक्वालिटी को, सॉरी, इसको बराबर, इनइक्वालिटी की जगह क्या साइन दे देना है, बराबर साइन कर दे देना है, और इसी में हम लोग एक्स और वाई का मान निकालना है। जैसे जैसे लाइन बाय लाइन चल रहा है वैसे ही सभी को करना है। ये हर एक साल 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ पर एक एक्स लेते हैं, यहाँ पर वाई लेते हैं। अब 10 क्लास में हम लोग क्या करते थे, एक्स को 0 रख के वाई का मान निकालते थे, वाई को 0 रख के। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि अगर यहाँ एक्स का मान 0 कर दिए, यहाँ पर एक्स 0 रख दिए, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, तो वाई का मान यहाँ पे 100 आ जाएगा। अगर यहाँ पे y को 0 कर दिए, यहाँ पे y का मान 0 कर दिए, तो x का मान कितना आएगा, 5x बराबर 100, तो 5 अगर गुना भाग में जाएगा तो 4 5 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग मान निकाल लिए। अब दूसरा इनइक्वालिटी क्या है, दूसरा इनइक्वालिटी है x प्लस वाई क्या है, लेस देन इक्वल टू 60 है। फिर से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक लेस देन की जगह यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर साइन देंगे, तो बराबर 60 हो गया। इसमें भी हम लोग वही एक 0 करके दूसरा का मान निकालेंगे, दूसरा का 0 करके पहला का मान निकालेंगे, तो एक्स और वाई हो गया। यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, एक्स को 0 करेंगे तो वाई का मान क्या आएगा, 60 आएगा, और वाई को 0 करेंगे तो एक्स का मान 60 आएगा। सारा बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो गया। देख रहा है कि 100 तक हम लोग को लेना है, कहाँ तक लेना है, 100 तक का लेना है, तो हम लोग 10-10 का अंतराल ले सकते हैं, या 20-20 का भी ले सकते हैं। कि चलिए हम 10-10 का ही अंतराल लेते हैं। यहाँ पे वाई का मान 100 आया है, यहाँ 10-10 का अंतराल लेते थे, यहाँ पर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये तो एक्स वाला 100 चाहिए नहीं, वाई वाला ही 100 चाहिए। यहाँ पर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसको और बढ़ा देंगे ऊपर, 70, 80, 90, यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, अच्छा ये ऊपर आ गया। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे पहला बिंदु का बात करेंगे, पहले इसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 5x प्लस वाई बराबर 100 का। तो x0 y100, तो ये तो बिंदु यहाँ पे 100 पे रहेगा ही, ये वाला, और 0 और x का मान 20, तो ये रहेगा। इसी को क्या कर देना है, मिला देना है। ये डार्क लाइन ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं रहता तो इसको हम डार्क लाइन ड्रॉ नहीं करते। तो ये ग्राफ हो गया किसका, तो ये ग्राफ हो गया 5x प्लस वाई बराबर 100 का। दूसरा ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ इसके नीचे वाला टेबल दिया है। तो x0 पर y 60 और x भी 60 है, ये 60 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर दोनों को मिला देते हैं।
बेसिकली ये जो ग्राफ ड्रॉ किए, इस समीकरण का ग्राफ ड्रॉ किए, लेकिन ग्राफ हमको चाहिए किसका, इनइक्वालिटी का। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला लाइन इसका है ना। अब ये इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि या तो ये दो तल को क्या करता है, जब भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तल को दो भाग में भाग दिलाते हैं, इधर और इधर। तो इधर और इधर, तो ये इस वाला और वाला होगा, ये इस और वाला होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये वाला लाइन के इस तरफ वाला भाग वाला आएगा कि इस तरफ वाला भाग वाला आएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये जो इनइक्वालिटी दिया रहता है ना, तो किसी एक और, मान लो कि अगर इस तरफ वाला को चेक करना है तो इस वाली तरफ का कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं, कोई भी। लेकिन हम आसान बनाने के लिए यहाँ पर हमेशा इस तरफ यहाँ पर मूल बिंदु आ रहा है, इसमें मूल बिंदु ही रखकर चेक करेंगे। कोई भी बिंदु ले सकते थे, ये भी ले सकते थे 0,20, ये 0,20 ये आएगा, 0,10, तो कोई भी बिंदु ले सकते थे। लेकिन आसान बनाने के लिए हम मूल बिंदु पर ही क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी चेक करेंगे, पहला मूल बिंदु पर चेक करेंगे, मूल बिंदु पर। इनइक्वालिटी पहला कितना है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना है, यहाँ देख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 100 है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 100 है। इसमें 0,0 रखेंगे तो x के जगह भी 0 होगा, y के जगह भी 0 होगा। और यही इनइक्वालिटी को देखना है सत्य है क्या सत्य है। 0 लेस देन क्या जा रहा है, 100 आ रहा है। तो 0 100 से हमेशा शुरू छोटा ही होता है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। और जब इनइक्वालिटी सत्य है, इसका मतलब ये है कि ये वाला इनइक्वालिटी, ये वाला जो लाइन ड्रॉ की है, इसके इस ओर वाला, इस पार्ट वाला, इधर वाला पार्ट क्या होगा, लेना होगा। अगर असत्य आ जाता तो हम किधर वाला पार्ट लेते, इधर वाला फिर पार्ट लेते। ठीक है, तो यही इनइक्वालिटी में मूल बिंदु रख के चेक करना है। जब ये मूल बिंदु इसको एक तरफ रहेगा तब, ऐसा नहीं ग्राफ जब यहाँ से पास करेगा मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु रख कर चेक नहीं करेंगे, कोई दूसरा बिंदु लेकर चेक करेंगे। लेकिन ग्राफ के इस ओर एक तरफ एक मूल बिंदु आ जाए तो मूल बिंदु रख कर चेक कर लिए, तो ग्राफ के इस पार्ट वाला को हमको लेना है, इधर वाला का, इधर वाला पार्ट को हमको क्या करना है, लेना है। तो ये ग्राफ का इसी वाला पार्ट हम लोग को आ जाएगा। तो इसको चलिए ठीक है, इससे भी चलेगा। ग्राफ के इस वाला पार्ट को हम इंडिकेट कर देते हैं। और सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही लेना है, तो इसलिए हम पूरा इधर नहीं जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही दिखाना है। ठीक है, तो ये पार्ट आ गया इनइक्वालिटी का। अगला अब है ये वाला लाइन है, तो अब इस वाला लाइन का इस ओर वाला पार्ट होगा कि उस ओर वाला पार्ट होगा, ये जानने के लिए हम लोग फिर से इसके तरफ भी इधर मूल्य बिंदु आ रहा है, तो इसमें भी मूल्य बिंदु रख कर चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है, इसके आगे इधर लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ से लिखना है मूल बिंदु पर। और अब क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या है, 60 है। तो दोनों की जगह 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 7। तो 0 क्या हो गया, 7 से छोटा हो गया। तो ये भी क्या आ गया, सत्य आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी ग्राफ के इसी ओर वाला बिंदु आएगा, इसी ओर वाला बिंदु आएगा। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाना है, तो ये वाला आ गया, इधर वाला पार्ट आ जाएगा। अब इनइक्वालिटी का ग्राफ का मतलब होता है कि जो कॉमन आता है उसी हिस्सा को लेते हैं, जो कॉमन आता है उसी को क्या करते हैं, उसी हिस्सा को लेते हैं। तो जो कॉमन आया, तो कॉमन कौन आया, यही आया ना। ये जो कॉमन पार्ट आया, इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पर मिट गया, जो कॉमन आया उस कॉमन वाला पार्ट को लेना रहता है। तो कॉमन हम लोग का यही पार्ट मिला, ये डार्क भी बना देते हैं, यही हम लोग का कॉमन पार्ट मिल गया। ठीक है, तो कॉमन पार्ट को पूरा डार्क कर देना है, कि समझ में आ जाए कि यही कॉमन पार्ट है। जो ग्राफ का कॉमन पार्ट आ जाएगा, सब चीज याद रखने वाला चीज है, जब ग्राफ का कॉमन पार्ट आ जाएगा, कभी कभी अब ये जो कॉमन पार्ट आया, ये जिससे घिरा हुआ है, जो कॉमन पार्ट आया जिससे घिरा हुआ है उस पर ध्यान देना है। ये जिससे घिरा हुआ है उस पर ध्यान देना है, उसको डार्क कर देना है। देख सकते हैं, ये इससे घिरा हुआ है, इस वाले को डार्क कर देना है। यही पार्ट हम लोग का ग्राफ का हिस्सा आ गया, इसे इनइक्वालिटी का पार्ट हो गया। अब ध्यान देना है
इस जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो कितना कॉर्नर है, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर ए हो गया, जितना कोना हुआ कोना वाला बिंदु को नाम देते हैं, यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। ये 4 बिंदुओं 4 कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, यही चारों कॉर्नर पॉइंट पर जो उद्देश्य फलन है उसमें उसका मान रख के जेड का मान निकालेंगे और जो अधिकतम मान मिलेगा वही अधिकतम हम लोग का लाभ होगा। अगर न्यूनतम पूछता तो न्यूनतम वाला जो मान मिलता वही हम लोग को न्यूनतम मान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये हम लोग को जीरो बिंदु का हमको पता है कि निर्देशांक कितना होता है 0,0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए बिंदु का हमको निर्देशांक पता है कि यहाँ पर कितना है 20 है, तो ये 20,0 हो जाएगा। सी वाला बिंदु भी बता सकते हैं कि सी वाला बिंदु का निर्देशांक जो है वो कितना हो जाएगा 0,60 हो जाएगा। लेकिन बी वाला बिंदु का निर्देशांक हमको नहीं पता है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो यही दो रेखा इसको प्रतिच्छेद करना है ना, ये और ये, तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वही इसका निर्देशांक होगा। तो यही दोनों रेखा को सॉल्व करेंगे। कौन, तो 5x + y बराबर समीकरण 1 हो गया और दूसरा यहाँ पर ये है, यही दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो बिंदु होगा, इसलिए कि यही दोनों रेखा का क्या है प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है बी है। तो निकालेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। आगे लिखेंगे, यहाँ पर जो घिरा हुआ है हट चुका है, ये अलग पार्ट है यहाँ पर। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या था, 5x + y बराबर 100 था और समीकरण 2 किसको मानते x + y बराबर 60। इसी दोनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स वाई का मान अब यहाँ पर रफ पे कहीं पर निकालो, ऐसा नहीं कि पूरा आप सॉल्व करने बैठेंगे। हमको पता है कि इसको एक में से दूसरे को घटाएंगे तो वाई वाई कट जाएगा, 4x बचेगा, इधर 40 बचेगा और 4 उधर जाएगा तो 10 बचा देगा, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और y का मान कितना आ जाएगा, तो x की जगह यहाँ पर 10 रख देंगे तो y का मान 50 आ जाएगा। इस तरह से तुरंत निकल गया। बस सॉल्व करने आना चाहिए दो समीकरण का हल। ये 10 क्लास का पार्ट है। तो ये बिंदु निकल के आया 10,50, ये क्या आया 10,50। अब सबका निर्देशांक पता है तो हम लोग जेड का मान ज्ञात करेंगे। जेड उद्देश्य फलन क्या लिखे थे, जेड बराबर लिखे थे 50, क्या था जेड बराबर था 250x + 75y। तो लिखेंगे बिंदु ओ 0,0 पर, पहले बिंदु ओ ही कॉर्नर पॉइंट आया है ना, तो इस पर जेड का मान क्या होगा 250 गुने 0 + 75 गुने 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। दूसरा बिंदु पे निकालेंगे बिंदु ए पर, तो ए कितना है, ए है 20,0, ये है ना, यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं ए कितना है यहाँ पर 20,0, तो 20,0 पर निकालेंगे जेड का मान। तो जेड बराबर कितना आएगा, तो 250 गुने x का मान 20 + 75 गुने 0, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 25 गुना के 50 और 50 पर 2 को 0 आ जाएगा, ये 5000 आ जा रहा है जेड का मान। अब निकालेंगे बिंदु बी पर, बी कितना आया है 10,50 आया है, 10,50 पर। इस पर निकालेंगे जेड का मान, जेड बराबर 250 गुने 10 + 75 गुने 50। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 में 10 से गुना होगा, 1 0 हो जाएगा, प्लस 75 में 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35 और 2 37, तो इतना हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 0 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 5 1 6, तो 6250 हो जाएगा। अब बिंदु सी पर निकालेंगे जो है 0,60 पर। इस तरह से जेड का जो मान आएगा 250 गुने 0 + 75 गुने 60, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसी को निकालना है। तब 5 6 30 के 0 हाथ में 3 बचेगा, 7 6 42, 42 और 3 45, 45 पे 1 0। तो देख सकते हैं जेड का मान अधिकतम किस पर आ रहा है, जब x का मान 10 हो और y का मान कितना हो 50 हो, तो जेड मैक्सिमम कितना है, तो लाभ मैक्सिमम हो रहा है किस पर, तो वही चीज ध्यान देना है। मैक्सिमम जेड का मान हो रहा है 6250 रुपये, जब x बराबर कितना 10 तथा
y बराबर क्या हो 50 हो। इससे क्या निकल के आ रहा है कि मेजों की संख्या कितना ले 10 ले और कुर्सियों की संख्या कितना लेना पड़ेगा 50 लेना पड़ेगा, तो उसको अधिकतम लाभ मिलेगा। सबसे क्या होगा, सबसे अधिकतम लाभ मिलेगा। तो बस यही हम लोग को जानना था। इसमें मेज की संख्या 10 लेंगे और कुर्सियों की संख्या कितना लेना पड़ेगा 50, तो उस केस में जो लाभ होगा हम लोग का कितना होगा, अधिकतम होगा। इस प्रकार से ध्यान देना है, जितना चीजें बताए हर एक स्टेप को लेके चलना है। पहले दो प्रकार के फलन देखने को मिलेगा, फिर से एक बार बता रहे हैं। इसमें दो प्रकार के, एक उद्देश्य फलन होगा जिसमें हम लोग को मैक्सिमम या मिनिमम मान उसका निकालना रहेगा। दूसरा व्यवरोध रहेगा, तो व्यवरोध में हमेशा x का मान 0 से 12, y का मान 0 से 12 देखने को मिलेगा। इसमें 1 से 2, 2 या 3 इक्वालिटी भी हो सकता है। इसमें 2 इक्वालिटी दिया हुआ है, तो दो, तो ये वाला बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये ग्राफ क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बाकी 2 इक्वालिटी का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। 3 भी हो सकता है। इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इनइक्वालिटी का साइन हटा के बराबर साइन लगा दे। इनइक्वालिटी का साइन हटा के बराबर साइन लगा दे। पहले समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करें। समीकरण का ग्राफ हम लोग 10 क्लास से ही ड्रॉ करते आ रहे हैं कि यहाँ पे दो बिंदु चाहिए। देखो, एक रैखिक समीकरण होता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग दो बिंदु की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन आसान बिंदु कौन सा होता है, आसान बिंदु जो होता है, एक को 0 रख के और दूसरा का मान निकाले, दूसरा का 0 रख के। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसा करते तो दोनों यहाँ पर बिंदु क्या हो जाता है, समान हो जाता है। दोनों जब बिंदु समान होगा तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखे। तो हम लोग दो बिंदु निकालते हैं किसी भी तरह से। अब अगर दूसरा का किसी के और का कुछ और का मन होगा तो और तरीके से भी दो बिंदु निकाल सकते हैं। हम दो बिंदु निकाले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। वैसे दूसरा इनइक्वालिटी को भी हम लोग समीकरण में चेंज कर लिए और समीकरण में चेंज करके पहले दो बिंदु ज्ञात कर लिए। दो बिंदु ज्ञात करने के लिए अलग से सॉल्व नहीं किया करेंगे, उसमें और ज़्यादा 12 क्वेश्चन होते जाएगा। दो बिंदु निकालने के बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला ये ग्राफ है, तो ग्राफ इसका ड्रॉ कर दिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग खाली इस समीकरण का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना था, हम लोग इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना था। इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जब ये एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये तल को दो हिस्सा में बांट देता है। एक लेफ्ट और राइट बोल सकते हैं। तो एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला क्या किया, दो हिस्सा में बांट दिया, एक इधर और एक इधर। तो किसी एक तरफ का एक बिंदु को हम लोग चुनना रहता है, उसको चेक करना रहता है इनइक्वालिटी सत्य हो रहा है कि असत्य हो रहा है। तो आसान क्या है, जिस ओर मूल्य बिंदु आए उधर वाला हिस्सा को ही लेकर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इस ओर वाला इस पार्ट में क्या आ रहा है, मूल्य बिंदु आ रहा है। इस लाइन का इस पार्ट में मूल्य बिंदु आ रहा है। तो मूल्य बिंदु पर इस पर चेक किए, तो यहाँ पर x और y का मान 0 रख के चेक किए, तो ये सत्य हो जा रहा है। मतलब इस ग्राफ का इधर वाला हिस्सा लेना है, लेकिन हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना था, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाए। उसी तरह से दूसरा जो ग्राफ ड्रॉ किए, इसका भी हमको इक्वालिटी चाहिए। इनइक्वालिटी तो ये भी दो तलों में बांटता है, एक इधर बांटेगा एक इधर बांटेगा। तो इधर ही मूल्य बिंदु आ रहा है, तो इसको भी मूल्य बिंदु पर चेक कर लिए। तो 0 0 रखेंगे तो अभी से 0 60 से छोटा होता है, तो ये भी सत्य हो रहा था। तो ये भी इधर वाला ही पार्ट आ गया, उधर वाला पार्ट नहीं आया, इधर वाला ही पार्ट आ गया। यही दोनों का जो, अगर तीन इक्वालिटी रहता था एक और ड्रॉ करते और तीनों का जो इंटरसेक्शन आता उसको लेते। लेकिन यहाँ पर दो ही आया, तो दो का जो इंटरसेक्शन पार्ट आया इसको लेना है और इसको चारों तरफ से क्या कर देना है, घिराव करके दिखा देना है। इसमें जितना भी कॉर्नर पॉइंट आएगा, इसमें जितना भी कॉर्नर पॉइंट आएगा वो सारे कॉर्नर पॉइंट पर क्या करना है, जेड का मान निकालना है सारे कॉर्नर पॉइंट पे। अब देखो, इसमें कॉर्नर पॉइंट का सबका निर्देशांक पता था, सिर्फ बी का नहीं पता था। बी का निकालना पड़ा, तो ये दो समीकरण को ये क्या कर रहा है, दो रैखिक समीकरण जो होता है उसका ग्राफ को ये प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करेगा, इसका मतलब यही दो रैखिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हल करके x y का मान निकालना पड़ेगा, तो वो बिंदु बी बन गया। अब सारा बिंदु पता था, सब पर क्या किए, जेड का मान निकाल लेना है। सब पर क्या किए, जेड का मान निकाले। और जेड का मान जब निकाले तो उसमें देख लेना है कौन अधिकतम मान दे रहा है। तो जो अधिकतम मान देगा वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। इस तरह से समस्या का समाधान करते हैं। अब ये क्लियर होगा। कभी कभी ऐसा आता है कि ये जो रीजन आए ये बाउंडेड रीजन आया, मतलब घिरा हुआ रीजन आया। लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि इंटरसेक्शन जो पॉइंट आता है वो बाउंडेड नहीं आता है, खुला हुआ हो जाता है। तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा कंडीशन चेंज करना पड़ता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना कि वो हमेशा बाउंडेड रीजन ही आएगा, वो अनबाउंडेड नहीं आता है। जाए तो उसमें क्या आएगा, हमेशा बाउंडेड ही आता है। और हर एक साल 5 नंबर और 2 नंबर भी पूछा है। 2 नंबर में आसान क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 5 नंबर में 12 क्वेश्चन पूछता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसको हम लोग आगे फिर से और क्वेश्चन करेंगे
और इसको ट्राई करते ज़्यादा जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। अगला क्लास में हम सब तक सोचे एक दो क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन के बाद अपने आप इसके बाद क्या होगा, अपने से आप लोग बना सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल को जो दिया हुआ रहेगा। इसमें हम लोग को ये समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एग्जाम में हम लोग समीकरण ये सब दिया रहता है, विरोध और उद्देश्य फलन उसमें दिया हुआ रहेगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ये चीजें क्या करना है, बना के फिर से अपने से एक बार दोबारा बनाने की कोशिश करना है बिना देखे, जिससे ये सीख जाए सभी लोग। इसलिए कि ये फिक्स है कि क्वेश्चन पूछता है, और जिसको ये आ जाएगा बनाने बहुत आसान लगेगा, आसानी से वो 5 नंबर उठा सकता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखें। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।